नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटलीस्ट अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो एटलीस्ट कुछ न कुछ कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे। तो चले वन बाय वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। पहला गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दूसरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, चौथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो केवल एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है और उसको कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो न तो ये गिव्स फ्री एनर्जी, न तो ये एंथैल्पी और न तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, in the presence of catalyst the heat evolve or absorbed during the reaction। तो जो हमारी हीट है न तो वो इंक्रीज होती है न तो वो डिक्रीज होती है, वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि कैटलिस्ट एंथैल्पी चेंज को अल्टर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से और इसको हम आरइनएस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आरइनएस इक्वेशन क्या बोलती है? आरइनएस इक्वेशन इज रिटन बाय के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो बच्चों हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को मालूम कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन आप देखोगे तो पहला डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं किसी भी टेम्परेचर पर। दूसरा डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, बिल्कुल रेट कांस्टेंट को हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, गलत। और चौथा यूजिंग ए कैटलिस्ट। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको हम रेट कांस्टेंट की मदद से दो डिफरेंट टेम्परेचर में मेजर कर सकते हैं। 4, कंसीडर द फिगर 4.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच ग्राफ बना है। रिएक्टेंट यहां पर है, प्रोडक्ट यहां पर है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए होगी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो E1 प्लस E2 के बराबर होगी। ये रहा ना एक्टिवेशन एनर्जी गैप, क्लियर। अब जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल होंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट मोर स्टेबल होंगे। ये तो हुआ। तो अगर आप 1 2 3 4 चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो पहला ऑप्शन देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, बिल्कुल सही। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। बाकी और भी ऑप्शन आप आराम से पढ़ सकते हैं। 5, यहां पर एक इक्वेशन दी है जहां पर एक गैस है A और उससे बन रहा है BnC। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला इस इक्वेशन से मालूम करते हैं, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई यानी इनिशियल प्रेशर बाई 2 पी आई माइनस पीटी। पीटी क्या है? फाइनल प्रेशर है। 6, अकॉर्डिंग टू द आरइनएस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन ln वर्सेस 1 बाई टी। तो आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो जो ग्राफ है वो इस तरह का बना हुआ है। ln और 1 बाई टी के बीच ग्राफ इस तरह का बनता है। जो हमारे पास स्लोप है वो होता है EA बाई R और जो इंटरसेप्ट है वो आता है ln A। 7, कंसीडर द आरइनएस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आरइनएस इक्वेशन लिखी है। दो चीजें हमारे पास है, एक है एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA और दूसरा है टेम्परेचर। तो बच्चों अगर मैं रेट कांस्टेंट को दोनों के हिसाब से चेक करूं तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है K वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के और जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। क्लियर? तो अगर आप सब ऑप्शन ढंग से पढ़ोगे तो ये डी वाला ऑप्शन देखिए, रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। तो आंसर हो गया 4। 8, ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम हाइड्रोजन रिलीज वर्सेस टाइम फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो ये ग्राफ दिया है फिगर 4.2 का। तो जो बच्चों हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है अप टू 40 सेकंड वो देखना है। ठीक, अब सीधी सी बात है कि ये जो ग्राफ है वो 0 से लेकर और ऐसे जा रहा है। ठीक है, और यहां पर हमने एक स्लोप क्रिएट किया, तो स्लोप यहां पर इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। तो जहां पर स्लोप इसको इंटरसेप्ट कर रहा है वो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम है V3 और जो टाइम है वो है 40 सेकंड, तो वॉल्यूम बाई टाइम हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी, एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड इक्वल टू V3 बाई 40। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, बिल्कुल सही। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल सही। तीसरा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है और आंसर हो जाएगा ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के डिटरमाइन नहीं कर सकते। कई बार इक्वल हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ये इक्वल नहीं होता है, बल्कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां पर जो हमारे पास ग्राफ है फिगर 4.2 उसी के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहां पर पूछा है इट डज नॉट शो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 40th सेकंड। अब 40th सेकंड पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। चलो ऊपर देखते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। अब देखो यहां पर जो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी। तो ये यहां पर मैच कर रहा है V5 और 50। क्लियर हो गया? तो V5 के लिए 50 है, V5 के लिए 50 है, V4 के लिए यहां पर आएगा, देखो 50 से थोड़ा सा कम होगा, V3 के लिए 40 है और V2 के लिए 30 है और V1 के लिए 20 है, V1 के लिए 20 है। क्लियर? अब देखो बच्चों यहां पर देखो V5 माइनस V2 बाई 50 30, ठीक है। V4 माइनस V2 बाई 50 माइनस 30। अब जो V4 है वो 50 नहीं है, वो 50 से थोड़ा सा कम है और 40 से ज्यादा है। तो बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन यही है और आंसर हो जाएगा ये। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद passage of time as the concentration of reactant decrease। ये मुझे लगता है सही स्टेटमेंट है। अब देखो जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होगी रेट भी कम होगा। तो बच्चों आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर एक रिएक्शन दी है और उसके लिए रेट के एक्सप्रेशन भी दिए हैं। तो ब्रोमीन माइनस और H प्लस के बीच में जो रिलेशन है रेट का वो किस तरह से होगा। अब देखो मैं इन दोनों को लिख रहा हूं बस, है ना। तो अगर मैं ब्रोमीन माइनस और H प्लस के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो कैसा होगा, 1/5। देखो जितने भी कोफिशिएंट होता है 1 में आ जाता हो और माइनस लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। डेल्टा Br माइनस और कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा माइनस किसके 1/6 डेल्टा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T। क्लियर? अब आपको Br के एक मॉलिक्यूल के चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस के कितने मॉलिक्यूल के साथ उसका रिलेशन है। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5/5 हो जाएगा, यानी केवल एक मॉलिक्यूल रहेगा और ये हो जाएगा 5/6। तो Br के एक मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन प्लस के 5/6 मॉलिक्यूल इक्वल होंगे।
तो बच्चों आंसर आना चाहिए ये वाला, देखें ये वाला, देखो एक मॉलिक्यूल Br और 5/6 मॉलिक्यूल H+ है। क्लियर? यहां पर 3 ग्राफ दिए हैं और पूछा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी डेल्टा H की वैल्यू माइनस, यानी जो हीट है वो रिलीज होगी। किसी भी इक्वेशन में हीट रिलीज कब होती है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, है ना। यानी रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 50 किलो जूल है और प्रोडक्ट की अगर 40 किलो जूल है तो डिफरेंस कितना होगा? 10 किलो जूल पर मोल। तो ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चेक करो कि कहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो पहला ही ऑप्शन सही है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ये जो गैप बनेगा ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा। तो आंसर हो गया ए ओनली। 14 द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B C is found to be इतना। concentration of reactant B is double, keeping the concentration of A constant, the value of rate constant will be। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। आप चाहे आप डबल करो चाहे ट्रिपल करो, रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रेट कांस्टेंट विल बी द सेम। 15 Which of the following statement incorrect about the collision theory of chemical reaction? पहला, it constant reacting molecule or atoms to be hard sphere and ignores their structural feature, बिल्कुल सही। दूसरा, number of effective collision determine the rate of reaction, बिल्कुल ठीक। तीसरा, collision of atoms or molecule possessing sufficient threshold energy result into the product formation। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए केवल थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। तो आंसर हो गया 3। और 4th वाला पढ़ोगे तो वो बोल रहा है कि सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं। 16 ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 55 कंप्लीशन इन दिस टाइम, हाउ मच टाइम वुड टेक फॉर 100% कंप्लीशन। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन को 100% कंप्लीशन होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, क्योंकि मान लिया जाए कि आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 5 ग्राम, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में वो 2.5 ग्राम ही कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद इस 2.5 ग्राम का भी 50% होगा, यानी जो भी कंसंट्रेशन होगी उसका 15% ही कंप्लीट होगा, यानी 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 रिएक्टेंट है A और B, और क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। अब इस डेटा के हिसाब से हमें यह देखना है कि इनके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पहली कंडीशन में दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इक्वल रखा गया है, तो कुछ ना कुछ उसका रेट निकल के आएगा। तो ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन में रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, डबल। तो रेट 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया है ना। तीसरी कंडीशन में रिएक्टेंट A को डबल कर दिया और B को कांस्टेंट रखा है। अब जो रेट है वो 2 टाइम्स बढ़ा। तो दोनों के रेट में डबल का डिफरेंस है ना। तो बच्चों इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, रेट इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द कैटालिस्ट? पहला, इट कैटालाइज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, बिल्कुल सही। दूसरा, इट अल्टर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, ये गलत स्टेटमेंट है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, न तो डेल्टा जी, न तो डेल्टा एच और न तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्टर होते हैं कैटलिस्ट के थ्रू। 19 द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अच्छा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है? जब हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये इथाइल एसीटेट हुआ और इसको वाटर के साथ मिलाओ, क्या बनेगा? एक तो बनेगा एसिडिक एसिड और दूसरा बनेगा इथेनॉल। तो ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि दिखने में ये सेकंड ऑर्डर की लगती है,
लेकिन एक्चुअल में जो रेट है वो केवल इथाइल एसिडेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जो रेट है वो केवल इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं, यहां पर रेट कांस्टेंट पूछा है, तो बच्चों वो उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जो एक्सेस में हमने लिया है, क्योंकि इसी की वजह से रिएक्शन चेंज हो रही है। तो आंसर होने वाला है बी, इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। 20 यहां पर पूछा है कि ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट के बीच में कौन सा ग्राफ सही है। अब ये वाला ग्राफ देखिए, और जो ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो आंसर हो गया बी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।